कुछ मेरे भाइयों ने पूछा कि खर्चा कितना होता है कनाडा में, और वैंकूवर तो थोड़ा महंगी जगह है, तो यहाँ पे महंगाई के वजह से लोगों का बजट ऊपर नीचे हो गया है सिंस द रेट चेंज। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि अराउंड 7 to 8 months बैक यहाँ पे मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट्स थे अराउंड 1.4 to 1.5%, 1.6%, ये सब एवरेज रेट्स थे। सडनली अभी 7-8 महीने में ऐसे रेट्स बढ़े हैं यहाँ पे कि लोगों के जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स होते थे, EMI जो हम कहते हैं इंडिया में, वो डबल हो गए हैं। डबल, लिटरली डबल हो गए हैं। किसी का 3,000 या 3,500-4,000 था, तो आज वो 6,000 दे रहा है। तो इससे तो बजट बिल्कुल ही ऑब्वियसली पूरा डगमगा जाएगा, और बहुत सारी फैमिलीज़ की पोजीशंस ऐसी भी हैं कि वो लोग अपने घर सेल करने पे लगा चुके हैं। और क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए बैंक हमेशा बढ़ाता रहता है इंटरेस्ट रेट। तो अभी इंटरेस्ट रेट अराउंड 6.2, 6.3 ऐसा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत लोग मॉर्गेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो अपना घर बेचना चाहते हैं। लेकिन सिंस इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, इस वजह से घर की जो प्राइसेस थी वो गिर गई हैं। अब वो गिर गई है तो फिर जो लोगों ने सेल पे लगाया है वो तो अब लॉस पे, ऑलमोस्ट लॉस पे बेचेंगे। और मतलब ऑब्वियसली कोई लॉस करना नहीं चाहता है, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, या रोड पे आ जाओ, या खाना नहीं खाओ, या फिर घर बेच दो। तो ये दुविधा में बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं। ऑलमोस्ट देर आर 60 to 65% पीपल आउट ऑफ द टोटल लोन, जिन लोगों का लोन है, उसमें से एक सर्वे आया है कि अराउंड 60 to 65% लोग उसमें से वो लोगों ने लास्ट 2 to 3 years के दौरान घर खरीदा है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि अब ये संख्या भी बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि अब वो घर बेचने के कगार पे आ गए हैं। तो ये गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कितनी देर तक ये मॉर्गेज की प्राइसिंग बढ़ा के रख सकते हैं, और क्या ये लॉन्ग टर्म में वैंकूवर जैसी सिटी में जहाँ पे इंफ्रा बहुत बूम पे है और घर दिखने से पहले ही गायब हो जाते हैं, मतलब लोग खरीद लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या ये सही रहेगा कि इंटरेस्ट रेट को इतनी देर तक बढ़ा के रख सके? तो आई विल टॉक लिटिल अबाउट दिस टॉपिक। और बाकी यहाँ पे मंथली आपका खर्चा कितना होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. आपका स्वागत है एक और वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है रिगार्डिंग कि वैंकूवर में कितना खर्चा होता है मंथली। तो बेसिकली अभी तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे सबसे ज़्यादा किल्लत हो रही है ग्रोसरीज़ की, क्योंकि एशियन मार्केट्स में ग्रोसरी 10 to 30% के रेट से बढ़े हैं, और कहीं कहीं पे 40% भी बढ़े हैं। जैसे कि चाइनीज़ एंड कोरियन जो ग्रोसरी शॉप्स हैं वहाँ पे 40% के ऊपर भी बढ़ चुके हैं। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि बजट सारा मार खाता है। फिर इन्फ्लेशन भी इतना बढ़ गया है यहाँ पे, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। तो इससे दिक्कत क्या हो रही है कि सबके मॉर्गेज रेट्स जो है ना वो काफ़ी बढ़ गए हैं, और मॉर्गेज बढ़ने के कारण बहुत लोगों के जो मंथली बजट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। बहुत लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि बेटर है कि जो उनका घर है वो सेल पे वापस लगा दें, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन आ रहा है लास्ट 2 to 3 years में। जिन्होंने भी घर परचेज़ किया है उनके साथ ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% था। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 के भी ऊपर है। जिन लोगों ने फ़िक्स रखा था वो तो बच गए, लेकिन मतलब बच के आ गए, 2-3 साल तक ही बचे रहेंगे, क्योंकि फ़िक्स्ड
रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 5 साल के लिए होता है, वापस से प्रॉब्लम तो आएगी। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Anyway, coming back to our topic कि मंथली खर्चा कितना होता है। तो जान के आपको हैरानी होगी कि हम इंडिया में जितना सेविंग कर पाते थे आफ्टर ऑल ग्रोसरी शॉपिंग और रेंट या मॉर्गेज या जो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है घर का, तो वहाँ पे ज़्यादा सेविंग होती थी। यहाँ इतनी सेविंग नहीं होती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% लोग हैंड टू माउथ ही चलते हैं। सेविंग का फंडा यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। रीज़न कि देखो यहाँ पे एक्सपेंसिव वेडिंग होती नहीं है जिसके लिए लोग ज़्यादातर सेव करते हैं इंडिया में। फिर सेकंड मोस्ट फेमस थिंग जिसमें ख़र्चा ज़्यादा होता है वो है पढ़ाई। पढ़ाई यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है अप टू यूनिवर्सिटी। तो आपको अब भी पैसे नहीं चाहिए, हाँ यूनिवर्सिटी के लिए पैसे चाहिए, तो लोग क्या है स्टूडेंट लोन वगैरह लेते हैं। और थर्ड खर्चा किस में होता है, जैसे कि इलाज के लिए या मेडिकल जो हम कहते हैं उसके लिए हम थोड़े से पैसे बचाते हैं या अच्छा इंश्योरेंस ले लेते हैं इंडिया में, तो ये सब है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे मेडिकल बिल्कुल ही फ्री है। MSP मिलता है, मेडिकल सर्विस प्लान्स मिलते हैं सबको और फ्री रहता है। तो ये 3-4 ऐसे मेन रीज़न जिसमें इंडिया में खर्चा होता ही है, स्कूलिंग के लिए या इसके लिए या उसके लिए, बट यहाँ पे वो सब खर्चा ही नहीं है। तो मेनली खर्चा यहाँ पे क्या होता है, ग्रोसरी, रेंटल और कार इंश्योरेंस, कार के मॉर्गेज वगैरह अगर रहा, मीन्स मॉर्गेज अलग हो गया और कार के जो मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया वो अलग है। इसके अलावा तो और ज़्यादा कुछ यहाँ पे खर्चा नहीं होता है। तो हमारा कितना खर्चा होता है वो मैं आपको रफली बता देता हूँ। अभी जब हम रेंट पे करते थे तो 1300 हमारा रेंट था, अब तो वो 1700-1800 हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। बट अभी हमने घर ख़रीद लिया है तो मॉर्गेज आता है, तो मॉर्गेज प्लस स्ट्राटा ये सब मिला के रफली 3000, और ग्रोसरी चार्जेस, फ़ोन बिल, ग्रोसरी समवेयर अराउंड 800, फ़ोन बिल समवेयर अराउंड 100-150 प्लस इंटरनेट, और कार इंश्योरेंस अराउंड 180, फ्यूल बिल अराउंड 300। तो ये सब अब आप ऐड करोगे रफली 4500 हमारा मंथली हमारा खर्चा होता ही है। इसमें ज़्यादा सेव नहीं कर सकते। सो अगर आपकी 6 फिगर है सैलरी या अप टू 6 फिगर है तो आप ये समझ लो कि जो बंदा यहाँ 1 लाख कमाता है पर एनम $100,000, उसको हाथ में कट कुटा के अराउंड 6000 मिलता है। 4500 उसका निकल गया, 1500 यू कैन सेव। इंडियन है तो सेव तो करेंगे ही लेकिन यहाँ पे सेविंग का इतना फंडा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना इतने अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर मतलब ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये सब यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। इन्वेस्टिंग इतना अच्छा नहीं है यहाँ, और इन्वेस्टिंग इंडिया में ज़्यादा अच्छा था। आई फील दैट, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में क्या है कि जो इन्वेस्टिंग होती है वो उससे फ़ायदा होता है नॉर्मल इंसानों को, मिलेनियल्स को। बट यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग के जितने भी प्लान्स हैं और जो भी है उसमें फ़ायदा किसको होता है, बैंक्स को। यहाँ पे आप इतना फ़ायदा ले ही नहीं सकते, मतलब ऐसा यहाँ पे प्लान बना रखा है, या शायद पता नहीं, मेरे को अभी तक तो ऐसा प्लान मिला नहीं है यहाँ कि इंडिया के जैसा मैं इन्वेस्ट कर सकूँ और इतना कमा मतलब इतना उसमें ग्रोथ हो सके। और अगर ग्रोथ भी हुआ तो उसमें खूब टैक्स कटते हैं। इंडिया में कैसे टैक्स सेवर फंड है, और अगर उसमें आपने इन्वेस्ट किया तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ भाई कि मेरा जितना भी ग्रोथ हुआ है उसमें मुझे कुछ टैक्स देने की ज़रूरत है या नहीं है, वो सब सोचना नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर कुछ भी ग्रोथ होता है तो उस पर भी जो है टैक्स पड़ता है, और आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से पड़ता है, विच इज़ ह्यूज। सो देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे क्या करना है। बट अभी तो मैं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी आपको रफली बता दिया कि ये अगर आपकी 100,000 के आसपास की सैलरी है तो आप 1500 बचा सकते हो, अगर आपका बजट अराउंड 4500 है। बट क्या है, लोगों के पास थोड़े बड़े बड़े घर हैं, डिटैच्ड हाउसेस हैं,
जिसका मॉर्गेज जो है अभी 6,000 7,000 ऐसा हो चुका है कॉमन लोगों के, तो उनके लिए तो सेव करना तो बहुत दूर की बात है, अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तो ये सब अभी इश्यूज़ हो भी रहे हैं यहाँ पे, बहुत लोगों को ये इश्यूज़ है, जिसके कारण उन्होंने ऐसा सोचा है कि शायद चलो घर बेच देते हैं या वगैरह वगैरह। मीन्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है अभी, सिचुएशन ऐसा है। अगर ये इंटरेस्ट रेट गिरा नहीं तो बहुत लोगों का ऐसा नौबत आएगा जिसमें उनको घर बेचना भी पड़ सकता है। तो ये हो गया नॉर्मल। इसमें एडिशनली जो आपको एक थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है गवर्नमेंट से, वो है कि चाइल्ड सब्सिडी मिलती है प्रोविंशियल एंड फेडरल से, तो उसमें थोड़ा सा इनकम तो हो ही जाता है और वो आपके बजट में ऐड ऑन हो जाता है। तो एक्स्ट्रा आप समझ लो कि आपके सैलरी के हिसाब से 400-500 डॉलर्स जो है वो गवर्नमेंट से आपको हेल्प मिल जाती है। कुछ रिफंड्स भी मिलता है गवर्नमेंट से, जैसे GST टैक्सेस, HST टैक्सेस, ये सब रिफ़ंड भी मिलता है गवर्नमेंट से, विच इज़ ऑल्सो अगेन ए गुड थिंग। आपको थोड़ा सा इसमें फ़ायदा मिल जाता है। तो रफली ये होता है यहाँ का बजट। और जैसे कॉमन है, अगर 1 बेडरूम में आप रह रहे हो, 1 बेडरूम अपार्टमेंट में, यहाँ पे अभी 1800 से 1900 2000 तक का रेंट है। अगर आपको 2 बेडरूम चाहिए विथ 2 बाथरूम्स तो करीब 2500 के आसपास अभी रेंटल्स चल रहे हैं। ये कॉमन अपार्टमेंट्स के हैं। अगर आप बेसमेंट में रहना चाहते हो तो 300-400 जो है आपको कम में मिलेगा। यही दोनों चीज़ें। 1 बेडरूम बेसमेंट आपको हो सकता है 1600-1500 तक मिल जाए, और 2000 के आसपास जो है 2 बेडरूम विथ 1 बाथरूम बेसमेंट चार्जेस हाल फिलहाल चल रहा है वैंकूवर में। तो उस हिसाब से फिर आप अपना बजट का एनालिसिस कर सकते हो। फ़ोन बिल जैसे मैंने आपको बताया आपके हिसाब से है, हम तो बहुत ही कम में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हाई फाई इंटरनेट डेटा प्लान चाहिए तो फिर वो भी महंगा हो जाता है। तो आई थिंक मैंने आपको मोस्टली पूरा बजट तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा तो गिव दिस वीडियो ए थम्स अप एंड लाइक इट, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बढ़ाइए ताकि मैं और अच्छे वीडियोस पोस्ट करता रहूँ। बाय बाय।